वेलकम टू मेडजी वाईफाई कक्षा। मैं संदीप आज आपके साथ फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए आया हूँ। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक कहाँ का इम्पोर्टेंट है? ये टॉपिक हर उस पोर्शन में इम्पोर्टेंट है जहां आपको फिजिक्स आपका सिलेबस में दिया हुआ है। फिलहाल ये जो क्लास ओरिएंटेड है, ये आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एटीसी एंड एओके एग्जाम के फिजिक्स के लिए ओरिएंटेड है। सो फ्रेंड्स, हम इस क्लास में फिजिक्स से जो क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज है, जो टॉपिक बनने की पॉसिबिलिटीज है एटीसी और एओके एग्जाम में, उसको कंप्लीट करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे वीडियोस आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज मिलेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैथ की वीडियो भी आपको दे दूं। मैथ के जो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपकी पूछे जाने वाली है, आप वो पोर्शन भी यहाँ कंप्लीट कर सकें। तो फ्रेंड्स, चैनल पे आप जुड़े रहिएगा और आप इन वीडियो को देखिएगा। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा और बाकी आपकी जो स्टडी चल रही है आप उसे कंटिन्यू देखिएगा। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक में सबसे पहले मैं सीधे बात पे आता हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करेंगे तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन है माइंड में कि व्हाट इज मटेरियल। मटेरियल्स क्या है? मैंने कहा कि ये जो क्लास है वो आपकी ओरिएंटेड है एटीसी के एग्जाम और एओ के एग्जाम के लिए। तो हम यहाँ डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। जहां डेरिवेशन की नीड होगी वहां डेरिवेशन करेंगे, जहां डायरेक्ट फॉर्मूले की नीड होगी वहां डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करेंगे। फॉर्मूले की जब भी बात होगी तो फॉर्मूले में जितने भी पैरामीटर्स आएंगे उन पैरामीटर्स का डिस्कशन किया जाएगा और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा। तो हम यहाँ टॉपिक पे चल रहे हैं कि मटेरियल्स जो हैं वो आपके जो बने होते हैं मैटर्स से बने होते हैं, और उन मैटर्स में जो तीन आपके इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं वो आपका है, या फिर तीन मैटर की जो स्टेट है वो है आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा एक स्टेट और होती है प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा एक आपकी स्टेट और होती है प्लाज्मा। जब ये आपकी स्टेट आपस में मिलती हैं तब एक एटम का निर्माण होता है। तो मटेरियल या मैटर की जो सबसे छोटी इकाई है वो है आपका एटम। एटम क्या है? एटम इज द टिनी और स्मॉलेस्ट आपकी यूनिट है। किसकी? आपकी किसी मटेरियल को बनाने की यूनिट है। मटेरियल मैटर देन स्टेट, और जो स्टेट है उन स्टेट में क्या मिनिमम जो उसकी बेसिक जो यूनिट है वो है आपकी एटम। तो अपना जो टारगेट होगा वो होगा एटम पे, और यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो एटम से ही बनेगा। तो अपन लोग एटम को डिस्कस करते हैं कि एटम क्या होता है और एटम से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज है। ये कोई आपको आई तो मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था, बेसिक भी मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया। बाकी इस पे डिस्कशन है आपका अप्रोक्स 45 मिनट्स का डिस्कशन है, जो मैंने अभी आपको सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट में बता दिया। इस पे अप्रोक्स 45 मिनट का डिस्कशन है। तो अपन लोग उस डिस्कशन पे नहीं जा रहे हैं, अपन लोग अपने मेन टॉपिक पे जाएंगे जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज होगी। कौन से एग्जाम में? आपके आने वाले एटीसी और एओ के एग्जाम। सो फ्रेंड्स, ये जो एटीसी और एओ का एग्जाम है इसमें जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है वो आपके एटम से बनती है। एटम में भी कहां से बनती है? एटम की बेसिक थ्योरी से बनती है कि कौन कौन सी थ्योरीज आई थी और उन थ्योरीज में कौन कौन से आपके डेरिवेशन या फिर आपकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। उन इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चंस पे पहुंचने से पहले अपन लोगों को उन फॉर्मूले पे पहुंचना पड़ेगा। उन फॉर्मूले पे पहुंचने से पहले अपन लोगों को थ्योरी पे पहुंचना पड़ेगा। तो अपन लोग एटम को डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एटम को डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं और बता दूं। ये सब आपको वैसे तो आपको पता ही होगा, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका एटम होता है उस एटम में आपके तीन चीजें होती हैं। एक आपका इलेक्ट्रॉन, एक आपका प्रोटॉन, एक आपका न्यूट्रॉन। तो जो एटम है वो आपका तीन चीजों से मिलकर बना है। एटम में जो होती हैं इंटरनल तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव आपका चार्ज होता है, प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर आपका कोई चार्ज
नहीं होता है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन को हम E से शो करेंगे यहाँ पर, प्रोटॉन को हम P से शो करेंगे, और न्यूट्रॉन को हमें शो करने की अभी कोई नीड नहीं है, चाहे तो हम इसे n से शो कर सकते हैं, स्मॉल n से, बट स्मॉल n से नंबर्स शो हो जाते हैं, तो इसको अभी हमें शो करने की कोई नीड नहीं है। इस पे जो आपका चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है। इस पे जो चार्ज होता है सेम चार्ज होता है, बस प्लस की क्वांटिटी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन पे आपका कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये तो आपको बेसिक आपको पता ही होगा, बट मैंने आपको बोल दिया, जिसको नहीं पता हो वो आप नोट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन पे क्या आवेश है और आपके प्रोटॉन पे क्या आवेश है। इसके अलावा हम इसके मास की बात करें, अगर हमें इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये था क्या था, चार्ज था इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे, और मैं मास की बात करूं कि मास क्या होगा, तो मास है आपका इलेक्ट्रॉन का 9.1 मिनट, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg, एंड प्रोटॉन का जो मास है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg। ठीक है, तो ये जो है मास ऑफ प्रोटॉन है, यही मास ऑफ प्रोटॉन किसका होता है, यही होता है आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आपका होता है आपका 1, ये इक्वल टू होता है 1/1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका होता है 1/1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनका कुछ रिलेशन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का। ये इन पे जो आपका जो चार्ज होता है, मैंने उस चार्ज को भी बता दिया। ये कुछ बेसिक थी, ये आपको पहले से भी नॉलेज होगी, नहीं है तो आप इस चीज को याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने के लिए सोचे थे कि एटम को डिस्कस करेंगे। एटम को जब भी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो माइंड में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से साइंटिस्ट ऐसे आए थे जिन्होंने एटम को डिस्कस किया था। एटम को डिस्कस करने के लिए बहुत सी थ्योरीज आई। ठीक है, टाइम के हिसाब से, टाइम के साथ साथ जैसे आपका टाइम पास होता गया, जैसे जैसे आपका टाइम निकलता चला गया, वैसे वैसे थ्योरीज जो थी उनको एक्सप्लेनेशन की बहुत नीड हो गई। तो और साइंटिस्ट आए, उन्होंने प्रीवियस जो थ्योरी थी उसको गलत सिद्ध किया कि ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। उन्होंने अपनी थ्योरी दी, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आया तो उन्होंने इस तरीके से थ्योरी दी। तो कुछ साइंटिस्टों की सीरीज है, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी एटम के बिहाफ पे कि एटम का आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। फिलहाल हमें ये इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जिससे आपके एटीसी और एओ के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो वो जो थ्योरी है, वो जो साइंटिस्ट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो आपकी बहुत सी थ्योरी हैं, बट मैं 4 बेसिक थ्योरीज पे आपको फोकस कराना चाहूंगा। वो हैं आपके जो साइंटिस्ट थे, वो आपकी थ्योरी हैं। सबसे पहले मैं नाम लूंगा डाल्टन जी का, डाल्टन थ्योरी या फिर डाल्टन मॉडल। देन आपका सेकंड वन इज द थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल। देन थर्ड वन इज द रदरफोर्ड मॉडल, एंड द फोर्थ वन इज द बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल। ये आपके 4 मॉडल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों, इन्हीं चारों से क्यों डिस्कशन होगा, बाकी और भी हैं, बाकी और साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, बट उन थ्योरी से हमें मतलब नहीं है, वहां से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, इसलिए हम उस चीज को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डाल्टन जी ने बताया कि जो एटम होता है वो एक टिनी होता है, टिनी मटेरियल, मतलब मटेरियल का एक टिनी पार्टिकल है,
मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट है मटेरियल की, तो उन्होंने एटम को जो इस तरीके से डिस्कस किया कि जो एटम है, मार्कर नहीं चल रहा, ये जो एटम है, जो एटम है वो आपका कॉम्बिनेशन है आ प्लस टम, ठीक है। तो जो एटम है वो आपका ए प्लस टम का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम एटम कहते हैं, और इनके अकॉर्डिंग जो एटम है, इस TOM का मतलब होता है कट, और ए का मतलब है नॉट यहां। तो जो उन्होंने डाल्टन ने क्या कहा कि एटम एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको और भी कट नहीं किया जा सकता, जिसे विभाजित नहीं कर सकते, ये बेसिक यूनिट है। एटम क्या है, एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम जो है उसे हम कट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, बेसिक यूनिट है। ये किसने बताया था, डाल्टन जी ने बताया था। इसके अलावा इनकी थ्योरी में और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या, डाल्टन की थ्योरी का क्या पॉइंट है, एटम जो है एक टिनी पार्टिकल है जो कि फर्दर कट नहीं किया जा सकता, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी मटेरियल या मैटर की, इसे हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं। एटम एक को हम ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली थ्योरी डाल्टन की जो इंपॉर्टेंट थी उसमें सिर्फ हमारे लिए यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके अलावा इन चारों थ्योरीज में मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका बोहर्स मॉडल। इंपॉर्टेंट क्या है आपका, बोहर्स मॉडल, ठीक है। देन आपका थॉमसन जी है, थॉमसन, जे थॉमसन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैं एक शॉर्ट में आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, जो कुछ इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बोल रहा हूं। थॉमसन जी ने क्या बताया कि इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो एटम होता है, जो एटम होता है, एटम एक स्पेयर होता है, एटम एक स्पेयर होता है, और इस स्पेयर में सभी जगह पॉजिटिव ही होता है, ये सब पॉजिटिव स्पेयर है। और इस स्पेयर में नेगेटिव पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं इस स्पेयर में। ये आपका स्पेयर है, इस स्पेयर में आपका नेगेटिव पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये जितना भी रिमेनिंग व्हाइट ये जितना भी पोर्शन बचता है, ये सब, ये क्या है आपका, ये आपका पॉजिटिव है। और जो ये एम्बेडेड है, ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो थॉमसन जी ने कहा कि जो एटम होता है वो स्पेयर की तरह होता है, उस स्पेयर में नेगेटिव पार्टिकल एम्बेडेड होते हैं, बाकी सब क्या होता है, वो आपका पॉजिटिव होता है। तो इनकी थ्योरी को एक कंपैरिजन करके बताया गया कि एक केक पुडिंग मॉडल, इनकी थ्योरी को क्या कहा गया, केक पुडिंग मॉडल, केक पुडिंग मॉडल। केक पुडिंग मॉडल क्यों, कि केक है, पुडिंग मतलब कोई केक है, जैसे केक का बेस होता है, केक के बेस पे अपन लोग जो चेरी होती है, जो डिजाइन होता है, वो आपका नेगेटिव पार्टिकल है, और जो उसका बेसमेंट है, जो ब्रेड का बना हुआ है, वो क्या है, आपका पॉजिटिव है। तो उन्होंने वही कहा कि स्पेयर है केक टाइप का, उसमें जितने भी चेरी या फिर जितने भी आपके कुकीज होते हैं, वो सब आपके क्या है, नेगेटिव पार्टिकल है, बाकी क्या है, आपका पॉजिटिव पार्टिकल है। इन्हीं की थ्योरी को वाटरमेलन, तरबूज की तरह भी कंसीडर किया गया, कि तरबूज में, वाटरमेलन में जितना भी जो स्पेयर है, जितना भी रेड पार्ट होता है, वो आपका सब पॉजिटिव है, और जितने भी उसके जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो आपके क्या है, नेगेटिव पार्टिकल है। तो इनकी थ्योरी को कई नाम से जाना गया, केक पुडिंग, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, ऐसे कई नाम दिए गए। तो ये जितने भी नाम थे वो आपके थॉमसन की थ्योरी से रिलेटेड है। यहां इंपॉर्टेंट ये है, इन्होंने ही सबसे पहले वर्ड यूज किया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। ये बात किसने कही थी, ये थॉमसन जी ने कही थी, इसलिए थॉमसन जी को ही इलेक्ट्रॉन का जनक माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, थॉमसन जी ने किया। इनकी थ्योरी में यही बात इंपॉर्टेंट है। डाल्टन की थ्योरी में क्या ये बात इंपॉर्टेंट थी कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट ऑफ बेसिक यूनिट है, जिसे फर्दर कट नहीं कर सकते। थॉमसन जी ने क्या कहा कि आपका जो एटम होता है वो स्पेयर में होता है, जिसमें आपका टोटली पॉजिटिव होता है, और उसमें नेगेटिव जो होता है वो एम्बेडेड होता है, और जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसीलिए थॉमसन जी को इलेक्ट्रॉन का जनक कहा जाता है। ठीक है, बात ये इंपॉर्टेंट हुई। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि ये जितना भी पॉजिटिव है, ये जितना भी पॉजिटिव है और ये जितना भी नेगेटिव है, ये कुछ इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव अरेंज होता है कि ये जो एटम है वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही आपका निगेटिव होता है, और ये एटम क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस थ्योरी में यही बात अपने लिए इंपॉर्टेंट थी। तो ये दो थ्योरीज जो है आपकी थॉमसन एंड डाल्टन की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो साथ ही साथ नोट करते हुए भी चले, क्योंकि आने वाले टाइम में इतनी क्लासेस आ जाएंगी कि आप भूल जाओगे कि पहली क्लास में क्या बताया गया था। ठीक है भाई। फिर रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि आपका एक एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि सेंटर पे आपका न्यूक्लियस होता है, सेंटर पे आपका न्यूक्लियस होता है, और इसके सराउंडिंग एक सर्किल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके रोटेट होते हैं इसके किसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसकी सराउंडिंग इसके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। या फिर इन्होंने कुछ इस तरीके से बताया, उन्होंने क्या बताया कि आपका, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक आपका एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक गोल्ड की बहुत ही पतली सी फिल्म ली थी, और इस गोल्ड की फिल्म पे अल्फा रेस को, इस गोल्ड की फिल्म पे इन्होंने अल्फा रेस को डाला था, और अल्फा रेस को डाल के इन्होंने ये देखा कि जब ये अल्फा रेस यहाँ आई तो इसके सेंटर से टकरा के ये वापस हो गई, या फिर सेंटर से थोड़ी सी डाइवर्ट होकर चली गई, कुछ इस तरीके से डाइवर्ट होके चली गई। जितनी भी अल्फा रेज आई थी वो आपकी डाइवर्ट होकर चली गई। तो उन्होंने कहा कि सेंटर पे कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से या फिर ये अल्फा रेज वापस हो जाती है या फिर ये आपकी डाइवर्ट हो जाती है। तो वही उन्होंने कहा कि सेंटर पे एक चीज होती है जिसका नाम उन्होंने दिया न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है वो आपकी दो चीजों से मिलकर बना है, आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियस बना है, जो कि सेंटर पे होता है, और इसके सराउंडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है रोटेट करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट में मतलब कुछ ऐसा कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके सराउंडिंग रोटेट कर रहा है। ठीक है, बट इनकी थ्योरी में क्या हुआ, इनकी थ्योरी में ये हुआ, जब आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करेगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, और जब ये एनर्जी को रिलीज करेगा तो एनर्जी रिलीज करते 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 इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूट्रॉन में या फिर इस न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और ये एटम जो है वो आपका खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता, ये आपका कोई मैटर है। ठीक है, ये भी किसी एटम से बना हुआ है क्या, ये आपका इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी इसका मैटर है, तो इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है, क्या ये खत्म हो गया? ये है, ये अभी भी है, आज भी है, कल भी है, आपके 10 दिन बाद या 1000 दिन बाद भी रहेगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो रोटेट तो हो रहे हैं, बट ऐसा कोई स्टेज नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रोटेट होते होते एनर्जी को अपने रिलीज करें और वो आपके न्यूक्लियस में चले जाएं और ये आपका एटम जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, आपका मैटर आपका डिस्ट्रॉय हो जाए, आपका मटेरियल आपका डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इस बात को ये बता नहीं पाए कि ऐसे कैसे मैं बताऊं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को रिलीज नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय ये समझा कि जब इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब मूवमेंट हो रहा है, और जब भी मूवमेंट होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो एक टाइम ऐसा भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, और वो इलेक्ट्रॉन जो है आपके न्यूक्लियस में चला जाए, जिसकी वजह से आपका एटम डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिलहाल अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने बताया कि सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है, और जिस न्यूक्लियस की वजह से, जिस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन आपके रोटेट होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो एटम का जो साइज होता है, जो एटम का साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर, और जो न्यूक्लियस का साइज होता है
वो आपका अप्रोक्स 10 की पावर माइनस का 15 मीटर होता है। ये दो चीजें इन्होंने बताई, ये दोनों चीजें आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस में उसका न्यूक्लियस का साइज और आपका एटम का साइज उन्होंने बताया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी है। एटम का साइज क्या होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, एंड जो न्यूक्लियस का साइज है 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। तो रदरफोर्ड के मॉडल में हमें लिए जो इंपॉर्टेंट था वो बस इतना ही था कि रदरफोर्ड ने क्या स्टेटमेंट दिया था, क्या क्या इनकी बेसिक थ्योरी में चीजें थी और कैसे ये थ्योरी आपकी गलत हो गई। ठीक है भाई। फिर इसके बाद आया बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल में ये वही मॉडल है जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं। कुछ पॉइंट पे हाँ ये गलत हो जाता है, बट अभी भी ये बोहर्स मॉडल जो है, बोहर्स मॉडल ये अभी भी वैलिड है। और कुछ पॉइंट पे हाँ ये गलत हो जाता है तो उसको आपका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो डिस्कस किया जाता है। वो तो अभी बात की बात है, वो तो बहुत आगे है। फिलहाल बोहर्स मॉडल जो है वो बहुत ही एडवांस मॉडल माना गया, बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल माना गया। इवन अभी भी हम उस चीज को फॉलो करते हैं जो बोहर्स जी ने कही थी। बोहर्स जी का क्या कहना था, उन्होंने कहा था कि आपका एटम में न्यूक्लियस होता है, जैसा कि रदरफोर्ड जी ने बताया था, इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक आपकी फिक्स ऑर्बिट में ही रहते हैं। ये जो क्या है, फिक्स ऑर्बिट में ही रहते हैं। ये ऑर्बिट में, ये फिक्स ऑर्बिट में ही कैसे रहते हैं, और ये एनर्जी को अपने रिलीज नहीं करते हैं जब भी इस ऑर्बिट में रहेंगे। इसके अलावा ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट में भी हो सकते हैं तो उसमें मूव कर रहा होगा, तीसरी में हो सकता है, किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है वो आपका मूव कर रहा होगा। ठीक है। जब भी ये ऑर्बिट को अपनी चेंज करेंगे, जब भी अपनी क्लास को चेंज करेंगे, तब एनर्जी को रिलीज करेंगे। ठीक है। और वो अगर अपनी ही ऑर्बिट में है तो किसी एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। ये जो मूवमेंट होता है ये आपके इस एटम, ये जो एटम का जो न्यूक्लियस है इसके और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक कूलॉम फोर्स लगता है। ये भी एक है Q1 मान लीजिए, ये Q2 हो गया, इन दोनों के बीच में कूलॉम फोर्स लगता है। इसके अलावा जो आपका मूवमेंट होता है इसका, इस डायरेक्शन में ले लीजिएगा, ये फोर्स और ये फोर्स कुछ इस तरीके से इक्वल होते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट होता रहता है, एनर्जी को आपको, एनर्जी जो है आपकी उसकी रिलीज नहीं होती है, एनर्जी उसकी कम नहीं होती है। तो इस चीज को हम इक्वेशन की फॉर्म में बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है। फिलहाल इन्होंने जो ये बताया कि बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट आया या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके 3 स्टेटमेंट थे। बोहर्स जी के 3 स्टेटमेंट थे। वो तीनों स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट क्या था उनका, कि पहला स्टेटमेंट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में आपका मूवमेंट लेता है, या फिर ये कहें कि जो न्यूक्लियस है वो उसका सेंटर यूनिट होता है किसका, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन पाथ का। इलेक्ट्रॉन्स का जो रोटेशन पाथ होता है उसका सेंटर यूनिट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग आपका मूव होता है। पहली बात तो इन्होंने ये कही। सेकंड बात इन्होंने ये कही कि सेकंड स्टेटमेंट इनका क्या था, सेकंड स्टेटमेंट इनका ये था कि इलेक्ट्रॉन जो रोटेट हो रहा है वो आपका कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा जब तक वो अपनी सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि कोई, मार्कर से नहीं चल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कोई भी आपका एनर्जी को लूज नहीं करेगा। एक मिनट, सेकंड में उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका कोई भी एनर्जी को रिलीज या फिर लूज नहीं करेगा, और जो इसका मोमेंटम होगा दैट इज mvr जो होगा वो आपका h/2 का मल्टीपल होगा, दैट इज mvr इक्वल टू n h/2। सेकेंड स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है वो आपका एनर्जी तो रिलीज नहीं करेगा, और जो इसका मोमेंटम होगा दैट इज mvr वो होगा वो आपका h/2 के मल्टीपल में होगा। ये इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपनी एक इक्वेशन दी थी। यहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या वेलोसिटी,
आर क्या है रेडियस, आर क्या है रेडियस, एन क्या है आपका एक नंबर्स है, ठीक है, एच क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इन्होंने ये कहा कि जो मोमेंटम होगा वो h/2 पाई के मल्टीपल में होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है किसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग उसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट उनका ये था। इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट क्या कहा, इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट ये कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, अपनी एक क्लास से किसी दूसरी क्लास में आएगा, एक क्लास से दूसरी क्लास में आएगा, जैसे इस क्लास से इस क्लास में आता है, तो एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा। फोटोन क्या होते हैं, फोटोन एक एनर्जी का फॉर्मेट होता है जो कि लाइट के पैकेट्स होते हैं, क्या होते हैं लाइट के पैकेट्स होते हैं। तो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा, और वो जो एनर्जी है, जैसे सपोज कीजिए ये ऑर्बिट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो थर्ड से सेकंड में आया है, तो जो थर्ड से सेकंड में आया है, तो जो एनर्जी रिलीज हुई है वो होगी आपकी E3, 1 सेकेंड, वो E3 माइनस का, देख लीजिएगा, E3 माइनस का E2, E3 माइनस का E2 इक्वल टू एच म्यू, E3 माइनस का E2 इक्वल टू एच म्यू, नहीं दिख रहा हो तो एक बात सुन लीजिएगा, E3 माइनस का E2 इक्वल टू एच म्यू। तो ये जो एच म्यू है, एच तो है प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो म्यू है वो आपका यहाँ फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी टर्म रहेगा वो एफ से डिनोट नहीं किया जाएगा, ये म्यू से डिनोट किया जाएगा। जो म्यू है तो एच की जगह, म्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा, तो E3 माइनस का E2 जो होगा वो HC ओवर लैम्डा होगा, HC ओवर लैम्डा होगा। ये इनका थर्ड स्टेटमेंट था। तो फ्रेंड्स अभी हमने एक बेसिक थ्योरी को डिस्कस किया, आपके 4 मॉडल थे। डाल्टन जी का मॉडल, डाल्टन जी ने क्या कहा, डाल्टन जी ने कहा कि एटम जो एक टिनी पार्टिकल्स है जिसको फर्दर कट नहीं किया जा सकता, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकंड वन इज द थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग जो आपका स्पेयर होता है वो पॉजिटिव होता है पूरा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव पार्टिकल वो क्या होते हैं अनबॉन्डेड होते हैं। थर्ड वन इज द रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड जी ने क्या कहा कि एक न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, उन्होंने क्या था गोल्ड की एक फिल्म ली थी जिस पर एक अल्फा रेस का एक्सपेरिमेंट किया था, उससे उन्होंने फाइंड आउट किया कि सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन होता है, और उसके सराउंडिंग आपके क्या है इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं। बट वो वहां पर स्टेबिलिटी की कॉन्सेप्ट को नहीं बता पाए थे कि स्टेबल कैसे रहेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं आपका न्यूक्लियस में डाउनफॉल ना हो जाए, एटम आपका कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इस बात को वो नहीं बता पाए थे। फिर आपका बोहर्स का मॉडल आया। बोहर्स जी ने क्या कहा जो इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है सर्कुलर ऑर्बिट में वो आपका एनर्जी को लूज नहीं करता है, और सेकंड स्टेटमेंट बोहर्स मॉडल का था कि जो मोमेंटम होता है वो आपका h/2 पाई के मल्टीपल में होता है, दैट इज mvr इक्वल टू nh/2 पाई। एंड द थर्ड वन इज द जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एक क्लास से दूसरी क्लास में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन क्या होते हैं लाइट पैकेट्स होते हैं, तो लाइट पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा, और ये जो एनर्जी होती है वो E3 माइनस का E2 या फिर कोई E अपर क्लास माइनस E लोअर क्लास इक्वल टू HC ओवर लैम्डा या फिर h म्यू होती है। इसके अलावा ये जो इक्वेशन मैंने बोली है या फिर जो इक्वेशन लिखी है, इन इक्वेशन का थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन है, और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं इक्वेशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूं। फर्दर क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं इसकी जो इक्वेशंस हैं, जो पॉसिबल इक्वेशंस हैं, जो डेरिवेशंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको बोलूंगा, उन आप क्वेश्चंस को भी देखिएगा। तो आप इस चीज को देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि जो हमने अभी आपको बताया वो आपके काम का है
ATC या AO के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस चीज को देखिएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर के बताइएगा, तो आपको कंटेंट कुछ मिलता जुलता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है। तो फ्रेंड्स इस चीज को हमने आपको बताया, तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। इन इक्वेशंस को फर्दर डिस्कस करेंगे कि इन इक्वेशंस में क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी तैयारी भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।